फ्रेंड्स, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे वाच्य। वाच्य का पहला भाग हमने पढ़ा था कर्तृवाच्य। मैंने पहले बताया था आपको कि वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जब वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार आती है तो कर्तृवाच्य होता है, और जब क्रिया कर्ता के अनुसार न आकर के कर्म के अनुसार आने लग जाती है तब वहां कर्मवाच्य हो जाता है। आज हम उसी कर्मवाच्य की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात जानी जरूरी होती है कि कर्मवाच्य जो होता है उसमें कर्म की प्रधानता होती है, अर्थात जो क्रिया आती है वो कर्म के अनुसार आती है। तो एक बार आप लोग वापस स्लेट की ओर आएंगे। कर्मवाच्य के अंतर्गत कुछ विशेष बातें में ध्यान रखनी होती है। पहली बात तो ये कि वाच्य बिंदु कर्म होता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि कर्म के अनुसार ही क्रिया होती है। नीचे लिखा हुआ है, वाक्य में क्रिया कर्म के लिंग वचन के अनुसार आती है। यदि वाच्य का कर्म जो है वो पुल्लिंग है तो क्रिया भी कैसी होगी? पुल्लिंग होगी। और अगर वाक्य में जो कर्म है, कर्म एक वचन है तो क्रिया भी क्या होगी? एक वचन होगी। अगर कर्म बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन में ही आएगी। तो स्पष्ट हुआ कि कर्म के लिंग वचन के अनुसार ही क्रिया वाक्य में आती है। किसके अंतर्गत? कर्मवाच्य के अंतर्गत। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग किया जाता है। मैंने पिछले टॉपिक में बताया था आपको कि कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है, लेकिन हमें यहां ध्यान रखना है कि कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है। अब इन बातों को अपन उदाहरण के द्वारा और अच्छी तरह से स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे कहा गया है, रोहन के द्वारा कहानी लिखी जाती है। ये जो रेड कलर में लिखा हुआ है, लाल रंग से किया हुआ है कहानी, ये वाक्य में कर्म है। अब हम ध्यान से देखते हैं, रोहन के द्वारा कहानी लिखी जाती है। तो जो क्रिया आई वो रोहन के अनुसार नहीं आई है, कर्ता के अनुसार नहीं आई है, क्योंकि रोहन तो पुल्लिंग है, रोहन एक वचन भी है। लेकिन क्रिया जो आई है वो स्त्रीलिंग रूप में आई है। इसका मतलब क्या हुआ कि कहानी जो है, कहानी कर्म है और कहानी के अनुसार क्रिया आई है। कहानी स्त्रीलिंग है और एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन और स्त्रीलिंग रूप में यहां दिखाई गई है। दूसरा उदाहरण आपको और स्पष्ट कर देगा। गोपिका से फल काटा जाता है। गोपिका स्त्रीलिंग रूप में है, लेकिन क्रिया कैसी आ रही है? पुल्लिंग रूप में आ रही है। तो इसका मतलब फल जो है कर्म है और कर्म के अनुसार क्या आ रही है? क्रिया आ रही है, फल काटा जाता है। तो दोनों वाक्यों से बात स्पष्ट हो जाती है कि दोनों वाक्य में जो क्रिया आई है वो कर्म के अनुसार आई है। पहले वाक्य में कहानी के अनुसार आई है और दूसरे वाक्य में फल के अनुसार आई है। तो स्पष्ट हो गया कि कर्म वाच्य में जो क्रिया आती है वो कर्म के अनुसार आती है, कर्ता के अनुसार नहीं आती है। अब पहचान के लिए हमें कुछ बातें याद रखनी पड़ेगी। पहचान क्या है इसकी? हमेशा इसमें विभक्ति जो आती है, कार्य के चिन्ह जो आता है, से या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। क्रिया सकर्मक होती है। लेकिन एक बात और है, जितने भी कार्यालय आदेश होते हैं उनमें मुख्यतः कर्मवाच्य ही होता है। एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट होता है, कल 2 घंटे के लिए विद्युत आपूर्ति बंद रखी जाएगी। ये कार्यालय का आदेश है कि विद्युत आपूर्ति बंद रखी जाएगी। तो कार्यालय जो भी आदेश होते हैं उन आदेशों में कर्मवाच्य ही प्रयुक्त होता है। स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम में मैंने कहा था कि परिभाषाएं नहीं पूछी जाती है, भेद नहीं पूछा जाता है, लेकिन एक सिंपल सा प्रश्न आता है कि कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलिए या फिर कर्तृवाच्य को भाववाच्य में बदलिए। तो हमें परिवर्तित करना अवश्य आना चाहिए, यह आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस बात को हमने अच्छी तरह समझने के लिए कुछ उदाहरण यहां दिए हैं। एक बार आप वापस स्लेट की ओर देखिए और उदाहरण समझिए। उदाहरण देखिए, कर्तृवाच्य को हम कर्मवाच्य में बदल रहे हैं। यहां पहला जो बॉक्स दे रखा है कर्तृवाच्य का है और दूसरा जो है वो कर्मवाच्य का है, अर्थात इन वाक्यों में बदला गया है। मैं पाठ याद करता हूं, ये कर्तृवाच्य का है, मैं पाठ याद करता हूं। लेकिन जैसे ही हम इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे तो क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार न होकर के पाठ के अनुसार हो जाएगी। तो उत्तर हो जाएगा इसका, मेरे द्वारा पाठ याद किया जाता है। दूसरा उदाहरण देखिए,
मृणालिनी ने सितार बजाया। मृणालिनी ने सितार बजाया, कर्मवाचक बन जाएगा मृणालिनी के द्वारा सितार बजाया गया। क्या वे प्रतिदिन व्यायाम करते हैं? क्या वे प्रतिदिन व्यायाम करते हैं? क्या वे प्रतिदिन व्यायाम करते हैं? तो वे यहां करता है और क्रिया जो आई है वो किसके अनुसार आई है? वे के अनुसार आई है। वे बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन में है। लेकिन जैसे ही हम इसको कर्मवाचक बदलेंगे तो उत्तर हो जाएगा क्या उनसे प्रतिदिन व्यायाम किया जाता है। अब जो क्रिया आई है वो व्यायाम के अनुसार आई है, न कि कर्ता के अनुसार। मैं खाना खाऊंगा, कर्मवाचक बनेगा मुझसे खाना खाया जाएगा। मैंने दो बातें बताई थी आपको कि जब भी हम कर्तृवाच्य को कर्मवाचक बदलेंगे तो के द्वारा, द्वारा या फिर से विभक्ति का प्रयोग करेंगे और ऐसा करते ही हमारा जो वाक्य होगा वह कर्मवाचक में परिवर्तित हो जाएगा। नियम क्या देखो, कर्ता के साथ से या के द्वारा या फिर द्वारा जोड़ा जाता है। कर्म के साथ कोई विभक्ति लगी हो तो उसे हटा दिया जाता है। अगर कर्ता कर्तृवाच्य में कर्म जैसे पाठ है, सितार है, व्यायाम है, खाना है, इनके साथ अगर कोई भी विभक्ति कार्य के चिन्ह होता तो वह कर्मवाच्य के अंतर्गत हटा दिया जाता। कोई जरूरी नहीं कि हर बार यहाँ आपको विभक्ति दिखाई दे, कई बार विभक्ति नहीं होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर विभक्ति आती है तो विभक्ति को यहाँ हटा दिया जाता है। मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकालिक क्रिया में बदल दिया जाता है। जैसे यहाँ कर्ता क्रिया है, करता है, तो हमने क्या किया, कर्ता क्रिया को क्या किसमें बदल दिया, भूतकाल की सामान्य क्रिया में बदल दिया, किया। कर्ता किसमें बदल दिया, किया। और उसके बाद में हमने क्या किया, अंत में कर्म के अनुसार व काल के अनुसार जाना क्रिया का रूप लिख दिया गया है। इसके बाद जैसा हमारा कर्ता है उसके अनुसार, जैसा हमारा कर्म है उसके अनुसार क्या लगा दी गई, क्रिया लगा दी गई है। और साथ ही साथ काल का भी ध्यान रखा गया है। अगर हमारा यहाँ कर्तृवाच्य भूतकाल का था तो यहाँ भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा ये भूतकाल में होना चाहिए। अगर यहाँ भविष्यत काल में है तो ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ भविष्यत काल होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हमने कर्मवाच्य को पढ़ा और तीसरा भेद आपका आता है भाववाच्य का। भाववाच्य में जो क्रिया आती है वह न तो कर्ता के अनुसार आती है और ना ही कर्म के अनुसार आती है। कहने का मतलब है कि वहां भाव प्रधान होता है, क्रिया का भाव प्रधान होने के कारण जो वाच्य बनता है वो भाववाच्य हो जाता है। अब थोड़ा सा एक बार वापस स्लेट की ओर आइए और देखिए कि हम किस तरह से इसको समझते हैं। तो देखिए भाववाच्य, मैंने क्या कहा था कि यहाँ जो क्रिया आएगी वो न तो कर्ता के अनुसार होगी और ना ही कर्म के अनुसार होगी। तो फिर किसके अनुसार होगी, तो फिर होगी भाव के अनुसार। कहने का अर्थ है कि भाव प्रधान होगा और भाव प्रधान होगा तो क्या बन जाएगा, भाववाच्य बन जाएगा। देखो उदाहरण क्या है, रोहन से सोया नहीं जाता, गोपिका से बैठा नहीं जाता। तो मोस्टली हमें ऐसे वाक्य मिलेंगे, उड़ा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, सोया नहीं जाता, कुछ इस प्रकार के उदाहरण आपको मिलेंगे भाववाच्य में। भाववाच्य की जो खास बातें हैं वो क्या है, सबसे पहली बात तो होती है इसमें हमेशा क्रिया कैसी रहेगी, अकर्मक। हम क्रिया के साथ में कर्म को नहीं पाएंगे। जबकि कर्तृवाच्य में तो क्या थी, अकर्मक सकर्मक दोनों क्रियाएं हो सकती थी। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया थी और भाववाच्य में क्या रहेगी, केवल अकर्मक क्रिया ही रहेगी। मुख्यतः इसमें असमर्थता का भाव प्रकट किया जाता है। भाववाच्य के अंतर्गत किसी काम को न करने का भाव, न कर पाने का भाव प्रकट किया जाता है। जैसे हमने कहा था कि रोहन से सोया नहीं जाता, तो यहां असमर्थता का भाव है। बैठा नहीं जाता, यहां भी असमर्थता का भाव है। विभक्ति जो होती है से या के द्वारा दोनों प्रकार से होती है। क्रिया पुल्लिंग, सदैव जो क्रिया आएगी वो पुल्लिंग में आएगी, एक वचन में होगी तथा अन्य पुरुष में होगी। क्रिया हमेशा किस में होगी, पुल्लिंग और एक वचन में होगी।
स्टूडेंट्स ध्यान रखने सबसे ज्यादा बात क्या है कि भाववाच्य का प्रयोग बहुत सीमित किया जाता है। अधिकांशतः हम जो प्रयोग करते हैं वो कर्मवाच्य का और कर्तृवाच्य का ही करते हैं। भाववाच्य का प्रयोग लिमिटेड होता है। तो हम आगे पढ़ते हैं कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना। कर्तृवाच्य से भाववाच्य एग्जाम पूछे जाते हैं, तो इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। एक बार वापस स्लेट की ओर देखिए और एग्जांपल्स पढ़ते हैं। कर्तृवाच्य का पहला उदाहरण देखिए, जिसमें दे रखा है रवि सह नहीं सकता। अगर हम इसको ले जाते हैं भाववाच्य में तो हम लिखेंगे रवि से सहा नहीं जाता। रोगी सो नहीं पाया, रोगी से सोया नहीं गया। उठो जरा टहल लें, तो भाववाच्य क्या बनेगा? उठो जरा टहला जाए। आओ जरा घूमें, आओ जरा घूमा जाए। पांचवा उदाहरण है अब चलें, भाववाच्य बन जाएगा अब चला जाए। स्टूडेंट इस तरह से हमारा जो कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनना है ये बहुत आसान होता है। और आपकी जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी व्याकरण की, उस व्याकरण में काफी सारे उदाहरण दे रखे हैं। मैं समझता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद में अपनी पुस्तक के जो पेजेस हैं वाच्य के, वहां जाएंगे और जो उदाहरण दे रखे हैं उन उदाहरणों को बार बार पढ़ेंगे।